हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो सजातीय राशियों के संबंधों को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात क्या है कि सजातीय राशियां हैं, जैसे कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनमें एक संबंध होगा कमरे की लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। जैसे कमरे की लंबाई अगर हम 15 फीट मान लें, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई हम 9 फीट ले लें, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने 3 लिया है, तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई, ये बराबर हो जाएगा 15:12:9। तो आपने क्या देखा कि सजातीय राशियां हैं, तीनों ही लंबाई नाप रही हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो। इनका जो अनुपात है वो 15:12:9 के रूप में आया है। यानी इससे एक चीज निकल सकता है कि अगर मान लीजिए दो राशियों का अनुपात है, जैसे केवल हम लंबाई और चौड़ाई में जब अनुपात निकालते, तो ये कितने राशियों का अनुपात है? 2 राशियों का। अगर हमने लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई ले लिया तो यहाँ 3 राशियां आ गई। तो आपने देखा, चाहे लंबाई चौड़ाई का अनुपात 15:12 हो, चाहे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 15:12:9 है, तो इसमें जैसे जब 2 राशियां हैं, अगर एक राशि, ये पहली राशि आपको पता हो, तो अगर ये राशि बढ़ेगी तो इसी अनुपात में दूसरी राशि की तुलना करके हम दूसरी राशि भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको पता हो, उसमें 2 राशियां आपको ज्ञात हों और 3 राशियों का अनुपात हो, तो आप तीसरी राशि उस हिसाब से आप उसको आप ज्ञात कर सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो ये अनुपात है, या किसी भी अनुपात के कुछ गुण होते हैं, जैसे ये 2 राशियों का अनुपात है 15:12, तो 2 राशियों का अनुपात हो या 2 से अधिक राशियों का अनुपात हो, हम उनका मस निकाल लेते हैं और उनके मस से प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। जैसे इसका मस 3 होगा और इसका भी मस 3 होगा, तो प्रत्येक पद में अगर हम 3 से भाग दे दें, यानी 15/3 अनुपाते 12/3, ये होगा 3×5 = 15, 3×4 = 12, तो ये आ जाएगा 5:4। इसी प्रकार जब प्रत्येक पद में 3 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5, 3×4 = 12, 4, 3×3 = 9, तो ये 5:4:3। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि कोई भी अनुपात है, उसमें हम जितने पद हैं सारे पदों का मस निकाल लेंगे और उस मस से अगर उस अनुपात के प्रत्येक पद में भाग देंगे तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल वो सरल होकर के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ये 15 और 12 था, सरल हो क्या हो गया, 5:4 हो गया। जैसे अगर ये आपका है 60:40, अगर 60 और 40 का आप लस लें तो 20 आ जाएगा। प्रत्येक पद में 20 से भाग दे दीजिए, यानी इसमें भी 20 से भाग दे दीजिए, 60/20 और ये 40/20, और ये बराबर हो जाएगा 20 × 60 और 20 दूना 40। ये जो अनुपात 60 और 40 का था, अब वो घट करके क्या आ गया, 3:2 आ गया। तो जैसे ही आपने देखा कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद में किसी संख्या से भाग दे सकते हैं या उनका मस लेकर के भाग दे सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद में अगर किसी संख्या से गुणा कर दें तब भी उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये 15:12 है, इसके प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दें, यानी 15×2:12/2, ये बराबर आ जाएगा 30:24। अब भी ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर ही हैं, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, बस इनके पद थोड़ा थोड़ा अधिक हो गए हैं और उसी अनुपात में अधिक हुए हैं। इसको अगर सरल करेंगे, देखिए, तो 5 किससे भाग देंगे, 6 से, 6×4 = 24, 6×5 = 30 और 6×4 = 24, ये कितना आया, 5:4, और ये 5:4 के बराबर है। अब अनुपात के अगर गुण की बात करें तो एक हो गया, किसी भी अनुपात के
प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अनुपात भिन्न के रूप में है, जैसे 1:3, 1/2:1/3, तो हम इस भिन्न के हर का लसाअ लेते हैं और इस लसाअ से दोनों पदों में गुणा करते हैं। 2 और 3 का लसाअ 6, तो 1/2 गुणे 6 अनुपाते 1/3 गुणे 6। 2 × 9 2 तिहाई 6, 3 × 9 3 दूनी 6, ये बराबर आ गया 3/3 अनुपाते 2। और जैसे अगर कहीं लिखा है कि A/B बराबर 3/2, इसका ये मतलब होता है कि A/B बराबर होता है क्या, A/B बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अब हम बात करते हैं कि अनुपात कितने प्रकार के हैं या अनुपात क्या क्या हैं। देखिए, एक कोई काम लेते हैं, चाहे वो घर बनाने का काम हो या खेत की जुताई करने का काम हो या गुड़ाई करने का काम हो। सपोज करिए कि एक काम है, उसको 20 मजदूर काम कर रहे हैं, 20 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर एक मजदूर की मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन की है तो 20 मजदूर की मजदूरी कितनी होगी? आप 20 में 200 को गुणा कर दीजिए तो 4000 हो जाएगी। और मान लीजिए कि 20 मजदूर प्रतिदिन काम करते हैं तो ये काम आपका 50 दिन में समाप्त हो जाता है। एक काम था, 20 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो उनकी मजदूरी कितनी हो गई? 4000 प्रतिदिन की मजदूरी हो गई और काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 50 दिन में। अब ध्यान दीजिए कि आप 20 के बजाय 10 मजदूर रख लीजिए। अगर आप 10 मजदूर रखते हैं तो आपकी जो मजदूरी प्रतिदिन होगी वो कम हो जाएगी। 20 मजदूर थे तो जो आप प्रतिदिन 4000 दे रहे थे, अब 10 मजदूर होंगे तो प्रतिदिन कितना देना पड़ेगा? 2000 देना पड़ेगा। अब ये काम जो 50 दिन में हो रहा था वो कितने दिन में हो गया? 100 दिन में खत्म हो गया होगा। और अगर 20 के बजाय आप 40 मजदूर रख लेंगे तो जो मजदूरी प्रतिदिन आप 4000 दे रहे थे वही मजदूरी क्या हो जाएगी? 8000। और ये जो काम 50 दिन में समाप्त होना था वो काम 25 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए यहां, अगर आप मजदूर और मजदूरी एक साथ लेते हैं, यानी एक रास मजदूर है और दूसरी रास क्या है? मजदूरी। तो अगर मजदूर बढ़ाएंगे तो मजदूरी बढ़ जाएगी और मजदूर आप कम करेंगे, देखिए कम किया जैसे मजदूरी कम हो गई और मजदूर आपने बढ़ाया तो मजदूरी बढ़ गई। यानी दो राशियां का अनुपात इस प्रकार हो कि पहली राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाए, तो ऐसे अनुपात को हम अनुलोम अनुपात कहते हैं। ये पहले प्रकार का अनुपात हो गया, अनुलोम अनुपात। यानी पहली राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ जाए और पहली राशि को घटाने पर दूसरी राशि घट जाए, यानी बढ़ाने पर बढ़े, घटाने पर घटे, दो राशियां इस प्रकार संबंधित हों तो ऐसे अनुपात को आप क्या कहेंगे? अनुलोम अनुपात। दूसरा हम लेते हैं प्रतिलोम अनुपात। दूसरा कौन सा अनुपात? प्रतिलोम अनुपात। ये प्रतिलोम अनुपात कौन सी चीज है? अब जैसे हम मजदूर और दिन ले लेते हैं, अगर 20 मजदूर काम करेगा तो 50 दिन काम चलेगा, और अगर यही 10 मजदूर काम कर रहा है तो कितने दिन काम करना पड़ेगा? 100 दिन काम करना पड़ेगा। यानी मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या की जब आप बात करेंगे तो जैसे ही आपने मजदूरों की संख्या घटाया, दिनों की संख्या बढ़ गई, और जैसे ही 20 से आपने 40 मजदूर किया, दिनों की संख्या बढ़ गई। यानी मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या में एक ऐसा अनुपात आ रहा है कि एक राशि को कम कर रहे हैं तो दूसरी राशि बढ़ रही है, और जैसे ही दूसरी राशि पहली राशि बढ़ा रहे हैं दूसरी राशि घट रही है। यानी उल्टा आए कि दो अनुपात इस प्रकार संबंधित हों कि एक राशि के घटाने पर दूसरी राशि बढ़ जाए और एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि घट जाए, यानी उल्टा हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम अनुपात कहेंगे। तो देखिए दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं कि दो राशियां इस प्रकार संबंधित हों
कि एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ जाए और पहली राशि को घटाने पर दूसरी राशि घट जाए, बढ़ाने बढ़े घटाने घटे तो वह अनुलोम अनुपात, और जब घटाने पर बढ़े और बढ़ाने पर घटे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम अनुपात। तीसरा आपका है मिश्रित अनुपात। तीसरा क्या है, मिश्रित अनुपात। ये मिश्रित अनुपात क्या होगा कि अगर मान लेते हैं 2 या 2 से अधिक अनुपात आपके पास हैं, 2:3 ये पहला अनुपात है, 3:4 दूसरा अनुपात है, 5:6 तीसरा अनुपात है, 2 या 2 से अधिक अनुपात आपके पास हैं, अगर इन सबको मिला के एक साथ लिखना हो तो हम सभी अनुपात के प्रथम पद का गुणा एक साथ कर देंगे और द्वितीय पद का गुणा एक साथ कर देंगे, यानी 2 × 3 × 5 अनुपाते 3 × 4 × 6, ये 5 तिहाई 15 दूनी 30 अनुपाते 4 तिहाई 12 6 72। यही क्या है आपका मिश्रित अनुपात है। आप देखिए 6 से भाग दे सकते हैं, 6 पंचे 30 और 12 6 72। इसका मिश्रित अनुपात क्या आ गया, 5:12। यानी चाहे जितने अनुपात दिए गए हों, प्रथम पद को एक साथ रखकर गुणा कर लीजिए और द्वितीय पद को एक साथ रखकर गुणा कर लीजिए और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, फिर इसके बाद जो आए उसको सरल कर लीजिए, यानी इनके मध्य से भाग दे लीजिए। यही क्या है, इनका मिश्रित अनुपात है। अगला आपका चौथा जो है वो वर्गानुपात है। क्या है, वर्गानुपात। अगर हम कोई अनुपात है जैसे 3:5 है, इसके प्रत्येक पद को वर्ग करके लिख दें तो हम इसी वर्ग को ही 3:5 का वर्गानुपात कहेंगे। तो आप लिखेंगे का वर्गानुपात, तो ये क्या होगा, 3 का वर्ग अनुपाते 5 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 5 पचे 25। तो कोई भी अगर अनुपात है उसके प्रत्येक पद को हम वर्ग करके लिख देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्गानुपात। अगला है आधा अनुपात। अगला क्या है, आधा अनुपात या वर्गमूला अनुपात। जैसे मान लीजिए आपका 16:25 है, अगर इसके प्रत्येक पद का हम वर्गमूल निकाल करके लिख देंगे तो इसे हम आधा अनुपात या वर्गमूला अनुपात कहेंगे। तो इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल और ये 25 का वर्गमूल बराबर 4:5। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, वर्गमूला अनुपात। अब अभी अगला जो देखते हैं हम, समानुपात। समानुपात, अगर 2 अनुपात परस्पर बराबर हैं, जैसे A:B और B:C:D, अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो चारों पद समान अनुपात में कहे जाएंगे। यही इसकी परिभाषा है कि यदि 2 अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हैं तो चारों पद क्या कहे जाएंगे, समान अनुपात में कहे जाएंगे। आप जानते हैं कि A:B बराबर क्या होता है, A/B होता है। इसी प्रकार लिखते हैं। तो यहां देखिए A:B को आप क्या लिख देंगे, A/B बराबर C/D। देखिए A:B और C:D अगर दोनों बराबर हैं तो ये समानुपात में कहे जाएंगे। और लिखते कैसे हैं, A:B समानुपाते C:D, इसको ऐसे लिखते हैं। जो पहले स्थान पे है वो प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। यहां से आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, A/D बराबर B/C। A क्या है, प्रथम पद है, D क्या है, चतुर्थ पद, D क्या है, चतुर्थ पद, B क्या है, द्वितीय पद और C आपका तृतीय पद। तो इस प्रकार ये एक सूत्र बन गया कि समानुपात में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पदों के मध्य एक सूत्र है, प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद। और सूत्र की एक विशेषता आप जानते हैं कि सूत्र में जितने भी पद होते हैं उसमें से अगर कोई एक पद आपको न ज्ञात हो तो आप सूत्र में बाकी सबका मान रख करके हल करते हैं, और जो पद आपको ज्ञात नहीं होता है उस पद का मान आप हल करके निकाल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां अगर हम ऐसे लिख दें 2:3 समानुपाते
यक्स अनुपाते 12। इस प्रकार और लिखें और आपसे कहा जाए कि यक्स का मान ज्ञात करो, तो 2 क्या है? प्रथम पद है। 3 क्या है? द्वितीय, ये तृतीय, और लास्ट क्या है? चतुर्थ। इस प्रकार आपने समानुपात में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हालांकि ये बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, संस्कृत में देना तो आप जानते हैं जो पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब इसी सूत्र में मान रखते हैं, तो प्रथम पद कितना है? 2, चतुर्थ पद कितना है? 12, बराबर द्वितीय पद कितना है? 3, और तृतीय पद का मान निकालना है। सूत्र आपको बार बार जब समानुपात से क्वेश्चन आए तो सूत्र यही। अब इसके बाद x बराबर 3 आएगा इधर, 2 गुणे 12 बटे 3 बराबर x के 3 एक नम 3 चौक 12 है, तो 4 दूनी 8, तो 8 बराबर x के। इस प्रकार आप आसानी से आपने क्या किया? x का मान निकाल लिया। और एग्जाम्पल, अगर कोई जरूरी नहीं कि आपसे तृतीय पद पूछे, ऐसे पूछ सकता है x अनुपाते 8 समानुपाते 10 या 20 अनुपाते 4, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। कहेगा x का मान निकालो, सूत्र वही लिखेंगे, प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद, प्रथम पद चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो प्रथम पद नहीं मालूम x, चतुर्थ पद क्या है? 4, द्वितीय पद क्या है? 8, और तृतीय पद है 20, तो x बराबर 8 गुणे 20 बटे 4, 4 एक नाम 4 दूनी 8, 20 दूना 40, तो x का मान क्या आ गया? 40। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। और जितने भी सवाल अब आपके समानुपात से होंगे, यानी समानुपात में 4 पद हैं, 4 पद में से अगर 3 पद दिया गया है तो आप प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद में मान रखेंगे। किसी एक पद का मान मालूम नहीं होगा, हल करके आप उसका मान निकालेंगे। देखिए वित्ततानुपात, वित्ततानुपात हम कब कहेंगे? जब आपको 3 पद इस प्रकार हो, जैसे 3 पद मान लीजिए A, B और C, 3 पद A, B और C इस प्रकार हों कि प्रथम और द्वितीय में जो अनुपात हो वही अनुपात द्वितीय और तृतीय में हो, अर्थात A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C। और इसके ठीक पहले आपने देखा कि जब 2 अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे हम कहते हैं, चारों पद किस में होंगे? समानुपात में होंगे। इसको या लिख सकते हैं A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C। और जब A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C हो तो इसको आप लिख सकते हैं A गुणे C बराबर, मतलब प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद, यानी या लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC या B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर 3 राशियां, अब तक तो इसके पहले आपने जो हल किया वो 4 राशियां थीं, अब इसके पहले जो आपने हल किया वो कितनी राशियां थी? 4 राशियां थी, A, B, C और D। उसमें ऐसा था कि A, B में जो अनुपात है वही अनुपात C अनुपाते D में था, तो आपने A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D लिखा था। लेकिन अब की वाले सवाल में आपके पास कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। ये वितत अनुपात में है, यानी जो अनुपात A और B का है वही अनुपात B और C का है। अगर 3 राशियां वितत अनुपात में हैं तो 3 में से अगर कोई एक राशि नहीं मालूम है और वो वितत अनुपात में है तो आप आसानी से मान निकाल लेंगे। जैसे A, B, C प्रथम, मध्य और तृतीय 3 राशियां हैं। अगर B नहीं मालूम होगा इसका मतलब आपको मध्यानुपाती निकालना है।
अगर आपको C नहीं मालूम होगा तो इसका मतलब आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। यानी जब आपको 3 राशियां दें और आपसे पूछे कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, जैसे 3 राशियों में से एक राशि पूछे, यानी 2 राशियां दे करके आपसे कहे कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो मध्यानुपाती b बराबर क्या लिख देंगे, √AC। चाहे सूत्र याद कर लीजिए, चाहे आप पूरा लगा लीजिए। अगर 2 राशियां दे करके पूछ ले कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तो तृतीय अनुपाती मतलब C ज्ञात करना है। और जब C ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे, C बराबर b²/a। चाहे आप पूरा प्रोसेस करो, चाहे ये सूत्र लिख दो। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 9 और 6 नहीं 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती ये आपको निकालना है। तो 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालना है। इसका मतलब कि 3 राशियां हैं, 4 हैं 9 हैं, मध्यानुपाती मतलब x। अब अगर ये वितत अनुपात में है तभी मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो इसको कैसे क्या करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए मध्यानुपाती x बराबर √AC, यानी 4 × 9, 9 चौक 36 बराबर क्या आ जाएगा, ±6। ऐसे लगा लीजिए, या आप ऐसे लिख लीजिए और यहां लिख लीजिए 4:x समानुपाते x/9, या 4 × 9 बराबर x × x, या 36 बराबर x², या कर्डिम 36 बराबर x, या x बराबर ±6। देखिए दोनों सवाल में कोई आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना है, लेकिन अगर एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो आपको सूत्र नहीं याद करना है। देख रहे होंगे यहां अगर मध्यानुपाती कहा है तो आप बीच में लिख दीजिए। अगर यही कहता तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, मध्यानुपाती नहीं कहता, क्या बोलता, तृतीय अनुपाती। अगर तृतीय अनुपाती पूछ लेता तो आप क्या लिखते, x। अगर मध्यानुपाती लिखता तो मध्यानुपाती पूछता तो x मध्य में, और तृतीय अनुपाती पूछता तो x बाद में। और चूंकि ये वितत अनुपात में होंगे तो कैसे लिखा जाएगा, यहां से देखिए 4:9 समानुपाते 9:x। फिर क्या लिखेंगे आप, 4 × x बराबर 9 × 9, या x बराबर 81/4। ये आपका आंसर आ गया। या तृतीय अनुपाती C बराबर क्या होता है, b²/a, तो b का मान 9, तो आप लिखेंगे C बराबर b²/a, C बराबर 9 का वर्ग, 1 मतलब 4, 9 81/4। तो मेरे हिसाब से आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती होना चाहिए। अगर मध्यानुपाती पूछे तो आप x को बीच में रख करके नॉर्मली ये रखिए और वहां से x का मान निकाल लीजिए। और जब आपसे तृतीय अनुपाती पूछे तो x कहाँ रखेंगे, दोनों के बाद में रखेंगे। और ये मध्यानुपाती या ये तृतीय अनुपाती तभी पूछता है जब ये वितत अनुपात में है। ये मामला अंडरस्टूड है, ये अपने आप समझ लिया जाएगा या सवाल में दिया होगा पहले से ही। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए। इस टाइप के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही इजी सवाल हैं। देखिए कभी कभी पूछेगा कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, या प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, या पहले पद या द्वितीय पद में। मतलब ये दोनों पदों में एक साथ कह सकता है, प्रथम पद में भी कह सकता है और द्वितीय पद में भी कह सकता है। तो जिस पद में कहे आप उसी पद में आप x मान लीजिए। जैसे इसमें दोनों पदों में कहा है तो आप मान लीजिए माना x जोड़ने पर अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी 17:x। यहां क्या कहे, घटाने के लिए कहा है, तो घटाने के लिए कहा है तो घटा दीजिए। अनुपाते 19 - x बराबर कितने के कह रहा है, 5:7 का। आई होप इतना समझ गए होंगे। अगर ये कहता कि पहले पद से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए, तो आप सिर्फ 17 - x अनुपाते 19 बराबर 5:7 करते। अगर यही कहता कि दूसरे पद से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए, तो आप लिखते 17:19 - x बराबर 5:7। अगर यही कहता है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए, तो आप 17 - x अनुपाते 19 - x जो कहे
आप वही कर लीजिए। अगर दोनों पदों से जोड़ने या घटाने की बात कहे, दोनों पदों में जोड़ने या घटाइए। एक पद में कहे, प्रथम पद में कहे तो प्रथम पद में, द्वितीय पद में कहे तो द्वितीय पद में, यानी जो कहता आप उतना करिए। फिर आप जब इस टाइप का आ गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, यानी समानुपाते 5:7। और जब इस प्रकार हो गया तो आप जानते हैं कि प्रथम गुणे अंतिम यानी 17x गुणे 7 बराबर 17x नहीं बल्कि 17 ऋण x 19 ऋण x गुणे 5। 7 का गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119 ऋण 7x, 7 का गुणा x में करेंगे, फिर 19 बचे 95 ऋण 5x। अब 7x उधर ले जाइए और 95 इधर, तो 119 में से 95 घट जाएगा, यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस है माइनस, और ये -5x प्लस 7x, क्योंकि -7x है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 7x होगा। 119 में 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 9 गए 2 बराबर 2x, या x बराबर 24/2, 2 एक नाम 2 दूना 4, तो x का मान क्या आ गया, 2। देखिए आंसर आपका यही है। अगर आप चाहें तो उत्तर चेक कर लीजिए, 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 19 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्रत्येक पद से कितना, सॉरी यहाँ गलत हो गया। देखिए जब भाग देंगे तो ये 12 आएगा, कितना आएगा, 24/2 करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए 17 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 19 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यही 5:7 है। तो आई होप इस टाइप के आप सारे सवाल लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि प्रत्येक पद से घटाने की बात कहे तो प्रत्येक पद से घटाइए, जोड़ने की बात कहे तो जोड़िए, एक पद से घटाने की बात कहे, पहले से घटाने की बात कहे तो पहले से घटाइए, दूसरे से घटाने की बात कहे दूसरे से घटाइए, जोड़ने की बात कहे तो जिसमें कहे उसमें जोड़िए, और इसके बाद ये बराबर हटा के समानुपात लगाइए। फिर प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद, समीकरण को हल कर लीजिए, आपका आंसर होगा। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, प्रारंभिक स्तर का सवाल है। इसको 2 प्रकार से हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जब अनुपात दिया गया हो तो आप लिखेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बराबर 10 है तो 10x लिख देंगे। यानी अनुपात के रूप में दिया हो और उनको अलग अलग लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उनके साथ एक चर लगा देंगे। चर कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, लेकिन वो सबके साथ रहेगा। द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर 15 अनुपात में है तो ये हो जाएगा 15x, और तृतीय संख्या, तृतीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 24x। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, अनुपाती योग। क्या कर देंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग करेंगे या योगफल सीधे लिख देंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का जब योग करेंगे तो 10x धन 15x धन 24x, और तीनों संख्याओं का योग 98 दिया हुआ है। यानी 98 बराबर 10, 15, 25, और 25 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49x, या x बराबर 98/49, 49 करना 49 दूना 98, तो x का मान क्या आ गया, 2। अब देखिए x आया था सब में और अब x का मान आ गया, तो प्रथम संख्या कितनी हो गई, 10 गुणे 2 बराबर 20। द्वितीय संख्या 15 गुणे 2 बराबर 30, और तृतीय संख्या 24 गुणे 2 बराबर 48। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या क्या हो गई, 48। आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे सवाल इस टाइप से आएंगे। और अब ध्यान दीजिए आप यहाँ,
आपने अनुपाती योग किया तो तीनों का कितना आया, 49 आया। और ये जो 49 आया आपने क्या किया, अनुपाती योग में भाग दिया, 98 में 49 का भाग दिया, और प्लस अब आपका जब ये 2 आ गया तो 2 का गुणा आपने 24 में किया। यानी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे एकदम बिल्कुल छोटे में लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अनुपाती योग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी जितने का अनुपात और संख्या दी है तो आप अनुपाती योग लिखेंगे तो क्या जाएगा, 10 गुणे 15 गुणे 24 बराबर ये आ जाएगा 49। अब इसमें जो संख्या आपसे पूछे, जो भी संख्या, जैसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या या बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 24, यानी जो भी निकालेंगे उतना बटे अनुपाती योग यानी 49 गुणे पूरे का योग। 49 से करना 49 दूनी 98, 24 दूना 48। यही आपका क्या है, आंसर है। निचोड़ तो इसी का है जो आपने लिखा है। ये जो लिखा है, ये सवाल आपने लगाया है, ये जो 60 में लगाया गया है ये इसी का निचोड़ है। आपने क्या किया था, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या जो अनुपात है उसके साथ एक चर लगाएंगे, आराम से लिख देंगे। फिर आप संख्याओं का योग लिखेंगे और जो योग आपने निकाला है और जो योग इसने दिया है दोनों बराबर करेंगे, हल करेंगे, x का मान आएगा, और x का मान आएगा तो आपने तीनों मान निकाल लिया। लेकिन जब 60 में लगाना है तो आप सीधे कहिए अनुपाती योग, अनुपाती योग से अब जो निकालना है उतना बटे अनुपाती योग और कुल योग का गुणा कर दीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही इजी सवाल। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका योग दिया गया है, तो हमने एक इनिशियल तरीका बताया और एक बिल्कुल उससे छोटा तरीका। तो सबसे पहले इनिशियल तरीका देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। तो प्रथम संख्या जो होगी, हमने बताया कि जब अनुपात दिया हो उसको अलग अलग करना हो तो जितना अनुपात हो उसी में एक चर से गुणा करके लिख देंगे। और द्वितीय संख्या, चाहे बड़ी संख्या या छोटी संख्या लिख लीजिए, या प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x। इनका योग दिया हुआ है 150, तो योग या संख्याओं का योग बराबर 3x धन 2x, और ये 150 के बराबर है 5x के, या 5 से भाग दे दीजिएगा, 150 बटे 5 बराबर x, 5 तिहाई 15। तो संख्या में x बराबर कितना आ गया 30। कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 3x देखने से बड़ी लग रही है, 2x छोटी है, तो छोटी संख्या या द्वितीय संख्या, छोटी संख्या बराबर 2x यानी 2 गुणे 30 बराबर 60 के। ये आपका आंसर है। ये तो इनिशियल तरीका है पूरा सवाल हल करने का, और आपको ये तरीका आना एकदम बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब दूसरा देखिए, आप सीधे सीधे यही लिखेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग, अनुपात कितना है 3 और 2 का, तो अनुपाती योग 3 2 5। यहां सीधे लिख दीजिए छोटी संख्या। देखिए कर वही रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं। छोटी संख्या क्या है, इसका अनुपात 2 है, तो 2/5 गुणे 150। 5 × 9 5 तिहाई 15, 30 दूनी 60। यानी सब कुछ वही करते हैं। देखिए आपने हल किया 30 आया, भाग दिया तब भी वहां 30 आया, और 30 में 2 से गुणा किया 60 आया, वहां भी 30 में 2 से गुणा किया 60 आया। यहां भी आपने पूरा लिख के लिखा है कि संख्याओं का योग 3x धन 2x, 3x धन 2x बराबर 150। हल किया तो x बराबर 30, हल करने से ही है। या आप डायरेक्ट कर दीजिए, अनुपाती योग निकालिए। छोटे बड़ी संख्या पूछे तो 3/5 गुणे 150 कर दीजिए, तो 30 तिहाई 90, 90 60 150। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला?
तो आप ध्यान दीजिए कि जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा उसी को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, और जिसका अनुपात का मान सबसे छोटा होगा उसको सबसे कम धन मिलेगा। तो अनुपात में सबसे बड़ा क्या है? 5। 5 किसका नंबर है? टोनी का। तो टोनी को सबसे ज़्यादा मिलेगा, और सबसे छोटा 2 किसका है? सोनी का। तो सोनी को सबसे कम धन मिलेगा। तो देखिए 2 तरीके हमने आपको बताए हैं, एक इनिशियल और एक शार्ट वाला। तो इनिशियल जो है सोनी का कितना हो जाएगा? सोनी का 2x, मोनी का 3 अनुपात है 3x, और फिर टोनी का कितना है? 5x। अब तीनों लोगों को धन जोड़ दीजिए, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x, यही बराबर टोटल कितने के है? 2400 रुपए के हैं। भाई 2400 ही बांटा गया है, तो 5 3 8 2 10x बराबर 2400, या x बराबर 2400 बटे 10, कैंसिल, 1 0 कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 240। सबसे ज्यादा किसका है? टोनी का। तो टोनी को मिला धन कितना हो जाएगा? 5x, यानी 5 गुणे x, यानी 5 गुणे 240। तो 0 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14। टोनी को कितना मिला? 1400। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। और दूसरा आप क्या निकालेंगे? अनुपाती योग। दूसरे तरीके में अनुपाती योग जब निकालेंगे तो 2 धन 3 धन 5, 5 3 8 2 10। तो सबसे बड़ा टोनी है, टोनी को सबसे बड़ा अनुपात है, तो टोनी बराबर 5 बटे 10 गुणे 2400। आप यहीं से काट दिए, 5 एकन्नम 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2 दूनी 4, बराबर कितना आ गया? 1200। ये आपका आंसर है। ये शार्ट तरीका है और ये इनिशियल तरीका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है, जबकि व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपया बचाते हैं तो उनकी आय और व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो सवाल है, पहली बार ऐसा आया है कि 2 अलग अलग अनुपात दिया है, एक आय का अनुपात दिया है और एक व्यय का अनुपात। तो पहले हम उनकी आय निकालेंगे, फिर व्यय निकालेंगे। और आपको पता है कि जैसे आप अगर मान लीजिए महीने में 10,000 रुपये कमा करके 9,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितना है? आय में से व्यय घटा लेंगे, 10,000 में से 9,000 घटाएंगे, 1,000 रुपये आपकी बचत होगी। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय कितनी होगी? 5x। फिर द्वितीय व्यक्ति की आय, द्वितीय व्यक्ति की आय बराबर क्या होगी? 3x। देखिए आय का अनुपात 5:3 है, तो प्रथम व्यक्ति की आय 5x, द्वितीय व्यक्ति की आय 3x। ये हमने आपको बताया है कि जब अनुपात दिया हो तो उनको जब अलग अलग लिखते हैं तो एक चर उनके साथ लगा देते हैं। अब व्यय, प्रथम व्यक्ति की व्यय, प्रथम व्यक्ति की व्यय। अब देखिए अनुपात दूसरा है, ये 5:3 था, ये आय का अनुपात था, ये व्यय का अनुपात है। जब इनको अलग अलग लिखेंगे तो इनके साथ x न लिख करके कोई दूसरा चर y z p q r कुछ और लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे द्वितीय व्यक्ति की व्यय, द्वितीय व्यक्ति की व्यय। पहले का 9 था तो 9y हो गया, दूसरे का कितना है? 5, तो क्या हो जाएगा? 5y। अब देखिए आय और व्यय मालूम हो गया। अगर प्रथम व्यक्ति की आय में से प्रथम व्यक्ति की व्यय घटाएंगे तो बराबर कितना होगा? 1300, यानी 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 1300, समीकरण नंबर 1। दूसरा है, दूसरे की आय 3x और व्यय 5y, ये बराबर कितना है? 900। 2 समीकरण हो गए। अगर 2 समीकरण को हल करेंगे तो x और y का मान आपको मिल जाएगा। x का मान रखेंगे तो इनकी आय मालूम हो जाएगी, और y का मान रखेंगे तो इनकी व्यय मालूम हो जाएगी। हल कैसे करेंगे?
आपको पता है कि समीकरण हल करते समय अगर x और y के गुणांक बराबर ना हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक से और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक से गुणा करते हैं। यानी 3 से गुणा इसमें करेंगे और 5 से गुणा इसमें। 3 से गुणा करेंगे 3 पचे 15x ऋण 3 9 27y और ये 13 39। ये समीकरण नंबर हो गया 3। 5 का गुणा करेंगे तो 15x ऋण 5 पचे 25y और 9 पचे 45, समीकरण नंबर 4। अब x वाला समान चिन्ह है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। -2y इज इक्वल टू 4500 में से 3900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 600। दोनों तरफ ऋण है तो धन कर दीजिए। y बराबर 600 ऋण 2 कैंसिल हो कितना बचेगा 300। तो y का मान कितना आया 300। अब y का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5x माइनस 9 इंटू 300 इज इक्वल टू 1300। तो 5x इज इक्वल टू 9 त्रिक 2700 और 2700 को पक्षांतर करेंगे तो 1300 धन 2700। 1300 2700 कितना आ जाएगा 4000। तो 5x इज इक्वल टू 4000। तो यहां से x इज इक्वल टू ये 4000 बाई 5, ये कितना आ जाएगा 800। तो x इज इक्वल टू 800। x के मान मिल गए और आपको y के मान मिल गए। तो प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है 5x, यानी 5 इंटू 800, तो ये 5 8 40। तो प्रथम व्यक्ति की आय 4000। द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, ये यहां से होगा 3 गुणे 800 बराबर 8 तिरिक 2400। तो द्वितीय व्यक्ति की आय आ गई। अब व्यय निकाल लीजिए तो व्यय y बराबर 300 आया है। तो प्रथम व्यक्ति की व्यय 9 गुणे 300 बराबर 2700। द्वितीय व्यक्ति की व्यय 5 गुणे 300 बराबर 1500। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आपको काफी पूछे जा सकते हैं। लंबा सवाल है लेकिन है बहुत इजी सवाल कि प्रथम व्यक्ति की आय, द्वितीय व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की व्यय, द्वितीय व्यक्ति की व्यय, प्रथम व्यक्ति की आय से प्रथम व्यक्ति की व्यय घटाएंगे तो प्रथम व्यक्ति की बचत आ जाएगी। द्वितीय व्यक्ति की आय से द्वितीय व्यक्ति की व्यय घटाएंगे तो बचत आ जाए, उसकी बचत आ जाएगी। फिर दोनों को हल करके x और y के मान निकाल लीजिए। x और y के मान हल करिए तो आय और व्यय आपको मिल जाएगा।